कानपुर मुठभेड़ का मास्टरमाइंड विकास दुबे भले ही ढेर हो गया है, लेकिन एनकाउंटर से पहले उसने कई खुलासे किए थे, जिसमें शराब कारोबारी से गठजोड़ और मंत्री का हाथ होने की खबरें सामने आई हैं। विकास नेताओं को ढाल बनाकर ही इतने दिनों तक बेखौफ घूमता रहा। वहीं विकास दुबे की पत्नी ऋचा का बयान मीडिया में सुर्खियों में है, जिसमें वो कह रही है कि जिसने गलती करी उसे सजा मिलेगी। ये मैं कह रही हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बंदूक भी उठाऊंगी। साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्तियों की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खुलासा हुआ है कि विकास दुबे को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई थी। विकास दुबे से संबंधित इन चारों तथ्यों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं विकास दुबे के खुलासे की। उज्जैन पुलिस और यूपी एसटीएफ के जवानों को विकास ने बयान में कई अहम जानकारियां दी हैं, जिसमें उसने बताया कि उसने 17 ठिकाने बदले थे, साथ ही 2 बार गाड़ियां चेंज की थी, कई बार प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया और कई बार टैक्सी व अन्य साधनों का प्रयोग किया। सामने आया है कि विकास दुबे ने एक आवासीय योजना बनाई थी, जिसमें कई पुलिस वालों को सस्ते दामों में प्लॉट दे रखे थे। उसने ये भी बताया कि कुछ पुलिस कर्मियों को महीने में रकम भी पहुंचवाता था। सूत्रों के मुताबिक शराब कारोबारी की मदद से विकास ने उज्जैन में सरेंडर किया था। इस शराब कारोबारी के मध्य प्रदेश में काफी करीबी राजनीतिक संपर्क हैं। शराब कारोबारी का ये संपर्क विकास से भी जुड़ा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि विकास दुबे को उज्जैन में एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी मुहैया कराई गई थी। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि वो 3 बार नोएडा गया था। 2 जुलाई की घटना के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया था। विकास ने रास्ते में हुई पूछताछ के दौरान बताया कि 2 जुलाई के बाद वो 2 दिन तक कानपुर देहात के सिवली में अपने करीबी के घर रुका था। फिर वहां से फरीदाबाद जाना तय किया। उसने एक निजी गाड़ी का इंतजाम किया और नोएडा के रास्ते फरीदाबाद पहुंच गया। फरीदाबाद से जुड़ी वीडियो फुटेज वायरल होने के बाद उसे लगा कि पकड़ा जा सकता है। उसने एक वकील से मुलाकात की। वकील ने उससे अदालत में सरेंडर की एप्लीकेशन लगाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। पैसा न होने के कारण विकास मध्य प्रदेश भागने को मजबूर हो गया, जिसके बाद उसने शराब कारोबारी की मदद ली। राजस्थान के कोटा से होते हुए वो उज्जैन पहुंच गया, जहां एक मंत्री और वकील की मदद से उसने नाटकीय तरह से गिरफ्तारी दी। विकास दुबे से संबंधित सबसे बड़ी खबर उसकी पत्नी ऋचा को लेकर है। कानपुर के भौंती में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसका भैरव घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर भैरव घाट पर उसकी पत्नी ऋचा दुबे, छोटा बेटा और बहनोई दिनेश तिवारी मौजूद थे। घाट पर ऋचा मीडिया कर्मियों के सवालों पर भड़क गईं। ऋचा ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। ऋचा ने मीडिया पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ऋचा ने कहा कि भाग जाओ, जिसने जैसा सलूक किया है उसको वैसा ही सबक सिखाऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठाऊंगी। इसी दौरान मीडिया ने कुछ और सवाल पूछने की कोशिश की। विकास की पत्नी ने मीडिया पर भड़कते हुए कहा कि पहले मरवाते हो फिर मुंह चलाने आ जाते हो। मीडिया के लोगों ने ऋचा से कहा कि क्या विकास दुबे ने गलती की थी। इसके जवाब में ऋचा ने चिल्लाते हुए हाँ में जवाब दिया। अगले ही पल मीडिया के बीच से एक और सवाल पूछा गया कि जो हुआ है क्या वो सही हुआ है। इस पर ऋचा ने कहा कि हाँ, सही हुआ। अब हम बात करते हैं विकास दुबे के साम्राज्य पर शिकंजे की। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी एसटीएफ विकास दुबे और उसके गैंग को शरण देने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर बदमाशों को शरण देने का आरोप है। शनिवार को यूपी एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को पकड़ा है। इन दोनों पर कानपुर एनकाउंटर के आरोपी शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को देने का आरोप है। इन्होंने दोनों आरोपियों को अपने घर में छिपाया था। ईडी ने विकास दुबे की संपत्ति की सूची उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगी है। विकास दुबे के नाम से लखनऊ में 2 बड़े मकान हैं। इस कड़ी में जय वाजपेयी का नाम सामने आया है। जय वाजपेयी विकास दुबे का फाइनेंसर है। जय विकास का सबसे विश्वस्त था। उसके माध्यम से विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का हिस्सा दुबई और थाईलैंड में निवेश किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के पहले करीब 6.5 करोड़ रुपए की नकदी को विकास दुबे ने सूद पर लगाया था। जय वाजपेयी के पास इसकी पूरी जिम्मेदारी थी। जय वाजपेयी ने इस रकम को 2 से लेकर 5% ब्याज पर मार्केट में दे रखा है। बता दें कि कानपुर कांड का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में
10 जुलाई की सुबह मार दिया गया था, जिसके बाद एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विकास दुबे के एनकाउंटर ने ये सवाल फिर उठा दिया कि हथकड़ी लगाई जानी चाहिए या नहीं। पुलिस का कहना है कि कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विकास ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एक अन्य केस में कहा था कि न्यायिक सहमति के बिना अपराधी को हथकड़ी लगाना गैर कानूनी है। ऐसे मामलों में जहां पुलिस या जेल प्रशासन के ये पुख्ता आधार हैं कि कैदी जेल या हिरासत से भाग सकता है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और हथकड़ी लगाने की अनुमति ली जाएगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि हथकड़ी लगाई जाए या नहीं। शीर्ष अदालत ने 1995 में कहा था कि आवाजाही की न्यूनतम आज़ादी हथकड़ी लगाकर या अन्य किसी तरीके से नहीं छीनी जा सकती है। जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल ले जाते वक्त कैदियों को हथकड़ी से आज़ादी देने का कानून है। पुलिस आईजी और जेल आईजी से लेकर जेल वार्डन तक को इस कानून का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में हथकड़ी लगाने पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 के खिलाफ करार देते हुए कहा था, निश्चित तौर पर कैदी को भागने से रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी आड़ में हम उसके साथ बर्बर व्यवहार नहीं कर सकते। हथकड़ी लगाकर हम उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।